जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट फरवरी 2026 आज सीडीबी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, इसकी खासियत ये है कि ये अथेंटिक्स आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आप इनको लगाइए, अपना आकलन स्वयं करके देखिए। आपको यकीन मानिए कि आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फीलिंग होगा। ये बिल्कुल आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में आप बैठे हो, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पेपर चल रहे हैं। ओके, यस, स्टार्ट करें फिर आज। यस, क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ हैं। अब क्या है भाई साहब, ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे एनसीएफ की रूपरेखा के बारे में। ओके, अब इसके अंदर में क्या क्या सिद्धांत हैं देखिए। ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होता है। क्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित होता है? ओके, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है ये भाई। एनसीएफ 2005 रटंत प्रणाली तो बल नहीं दे रहा था ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये बात भी आपकी ठीक कह रहा है ये भाई। जो लर्निंग स्किल्स है, जो सीखने का महत्व है, उसको बाहर की दुनिया से जोड़ती हुई तो सीखना है ना, तभी तो शिक्षा का महत्व होगा। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना, क्या ये होगा? तो दोस्तों, इसका एक्चुअल में सही आंसर होगा स्कूल को या ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, यस, चलें आगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन एंजॉय लो। ओके, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है क्योंकि, अब देखिए क्या बात है इसमें, अवलोकन वस्तुनिष्ठ एवं तकनीक नहीं है। क्या ये बात होगी? अवलोकन व्यक्तिगत प्रविधि है। क्या ये बात सही है? अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। ये बात सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। अब ध्यान से समझिए, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती। अब वो अवलोकन आपने पढ़ा है ऑप्शंस में। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन केवल, ये देखिए केवल आपका नेगेटिव वर्ड आ गया, विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आकलन अवलोकन अपने द्वारा भी किया जा सकता है ना। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूल करता है या अनुकूलन बनाता है, क्या कहलाता है? क्या वह आकलन कहलाएगा, नैतिकता कहलाएगा, सोशलाइजेशन या सामाजिककरण कहलाया जाएगा, या समायोजन कहा जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिककरण। देखिए, बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन बनाता है, तो ये सामाजिकरण के अंदर ही तो होगा ना। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। जब कोई बालक अपना स्व मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? अब इसमें स्व आकलन है और सहपाठियों के साथ में आकलन के बारे में पूछ रहा है, तो वह सतत आकलन कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा, या संकलित मूल्यांकन कहलाएगा, या रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वो क्या कर रहा है? क्रिएटिव, रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आगे चलें। लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही है। ओके, पिकनिक वाला है ये। और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह कौन और किसकी ओर संकेत करता है? क्या वह सीखने का आकलन कर रही है, सीखने के लिए आकलन कर रही है, आकलन के लिए सीखना कर रही है, या आकलन का सीखना कर रही है? दोस्तों, इसका सीडीपी का पैटर्न बहुत पुराना है, वही एक फ्लो के साथ चला आ रहा है। यह क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के, घुमा फिरा के आपको मिलते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके शब्दों के ऊपर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर भाई, भ्रमण के बाद में आके उनसे पूछ रही है कि भाई आपने क्या क्या देखा, क्या क्या परिचर्चाएं हुई, तो उसके बारे में वो क्या कर रही है? सीखने का आकलन। जो आपने पहले देखा है, जो सीखा है, वह उस चीज का ही तो आकलन कर रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वो सीखने का आकलन कर रही है शिक्षिका। ओके, चलें आगे बढ़ें, एंजॉय लो आज के क्वेश्चनों का। ओके,
प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कौन सी होती है? क्या शैशव अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, किशोर अवस्था हो सकती है या प्रौढ़ अवस्था हो सकती है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भाई साहब वो आपकी होगी ऑप्शन नंबर 2 बाल्य अवस्था होगी। यस, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्य अवस्था होगी। ओके, चलें आगे। समझ में आया ना? गुड। ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चनों को और एनालिसिस करके शब्दों को फोड़ फोड़ करके आंसर निकालो, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सीडीपी कोई इतनी बड़ी महाभारत नहीं है जितना लोगों ने हवा बना रखा है उसको। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में? ओके, एंजॉय लो। प्लीज सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो पाप लगेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार करते हैं ये, पूरा रात रात भर बैठ करके, दिन दिन भर बैठ करके टाइप करो, सेट करो। ओके, यस। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जीन पियाजे चाचा से बना क्वेश्चन। विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, तो वो कौन से होंगे? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण होगा, समावेशन एवं समायोजन होगा, परिपक्वता एवं अनुभव होगा, सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता होगा। तो दोस्तों इसका सही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशन होगा और समायोजन होगा। यस, विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, समावेशन एवं समायोजन के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, मजा आया? चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है? अब देखो क्या कह रहा है ये जी, कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है? क्या शिकागो क्रियात्मक परीक्षण होगा? क्या ये बात सही है? आर्मी अल्फा टेस्ट होगा, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। पोर्टियर्स भूल भुलैया परीक्षण होगा, ये बात सही है। विनय साइमन परीक्षण, ये विनय साइमन का बुद्धि वाला परीक्षण करवा रहा है, क्या ये होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी, ये तो बुद्धि परीक्षण के अंदर में आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्टियर्स भूल भुलैया परीक्षण। ये देखिए पोर्टियर महोदय, आप समझ लीजिए उसको काल्पनिक तौर पे, और ये भूल भुलैया में घूम रहा है, परीक्षण कर रहा है। ओके, एंजॉय, मजा लीजिए आज के क्वेश्चनों का। ठीक लग रहे हैं ना? ओके, डेली टेस्ट, ये डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट में लेके आता हूँ। कहीं पे भी रहूँ, किसी भी जगह पे रहूँ, एक जरूर बनाता हूँ आपकी परीक्षा के स्वयं का आकलन के लिए। आप ये 15-20 जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा ना आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप इनको ही कर लेना, आप इसी में आपकी नैया पार हो जाएगी। राइट? ओके, चलते हैं आगे। अब अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा है, क्या ये बात सही है? शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आशुवेल ने लिखा है, ये बात भी सही है। प्राकृतिक दशा चित्र सिद्धांत कर्टन लेविन के द्वारा है। अनुकरण सिद्धांत क्लर्क एल हल के द्वारा है। क्या कौन सा ठीक है भाई? कौन सा इसमें असत्य पूछ रहा है? असत्य आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुकरण सिद्धांत क्लर्क एल हल के द्वारा, ये आपका गलत है। ओके, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ये दे देता है सीडीपी में। चलें, ओके, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है, ये आपसे नेगेटिव पूछा है, क्या नहीं है ये ध्यान रखना है, नहीं को भूल जाते हैं एग्जाम में। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, क्या ये बात सही है? इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, 6% तो बोला है। इस नीति के निर्धारण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के कस्तूरी रंगन का प्रमुख योगदान है, ये बात भी सही है भाई। एनसीएफ 2020 में कस्तूरी रंगन का ही तो सबसे बड़ा प्रपोजल था। इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, कि ये बात सही है? ये बात भी ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपसे नहीं पूछा है, शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2026 तक सकल
नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है, ये 2030 तक का है आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यस, आगे चलें अब। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बन सकती है? ध्यान अवधान, अति क्रियाशीलता का विकार, क्या ये बात सही कह रहे हैं? लेखन वैकल्प, लिखने वाला, पठन वैकल्प, या दृष्टि क्षमता, ये जो आंखों से जिसे ना दिखाई दे, दृष्टि क्षति, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर? दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण है ध्यान अवधान। यस, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता का विकार। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये देखो बालक पढ़ाई तो कर रहा है, किताब खोल के बैठा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, चलें फिर आगे। किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निहित होता है? ये वाइगोस्की चाचा के द्वारा, प्याजे चाचा के द्वारा, गार्डनर अंकल के द्वारा, या पावलोग जी के द्वारा? तो भैया जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेव वाइगोस्की चाचा जी के द्वारा। नए ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने में मदद करता है, ये लेव वाइगोस्की चर्चा के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। ओके, मजा आया, चले फिर आगे। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ओके, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों को पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। आ गया हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड, मैंने आपको क्लास ली थी, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा भाई। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या वो गलती कर रहे हैं उसको देखो मत, नजरअंदाज कर दो उसको, ये बात सही है? नहीं, गलत है ये। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए कि बेटा तुम और गलती करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, कि ये करना चाहिए। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए इसके फोल्डिंग, पाड़, ढांचा प्रदान करना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है आपका। ये पढ़ा तो है आप लोगों ने, पार्ट, ढांचा, इसके फोल्डिंग, सहयोग, है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए एंजॉय लीजिए क्वेश्चनों का, चलते हैं फिर आगे। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हों। अरे भाई बच्चों को पता ही नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो उसका कोई मतलब होगा? कि ये बात सही कह रहे हैं ये? उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफी परे हों, मतलब उनकी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है, हल करने की जो शक्ति है, उससे भी काफी ज्यादा आगे पूछ लोगे। ये बात भी सही है क्या? नहीं, ये दोनों गलत हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए। आपने मतलब उसको पढ़ाया नहीं है, आप वो पूछ लो उसको, वो बता देगा आंसर के। ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है, गलत कराइए। अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे भाई बच्चा सोच के समझ के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में समायोजन करके उसको आपको आंसर बता सके। तो ये आपका चौथा नंबर का एकदम ऑथेंटिक और राइट आंसर है। ओके, समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं अब। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता। ओके भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भाई साहब क्या होगा? वह अतिरिक्त शक्ति का विकास सिद्धांत, क्या ये होगा? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्या ये होगा? बाल विकास का सिद्धांत, क्या ये होगा? अधिगम का सिद्धांत, ये होगा? ये तो होगा नहीं। अब आप इन तीनों में फंसोगे, राइट आंसर कौन सा है बताइए? अरे भाई साहब वो पूछ रहे हैं बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो भाई साहब वो आपका होगा ना अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अरे बच्चे जब अपने अंदर काफी शक्ति भर के रखते हैं, है ना, या उनके कोई काम में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? जो खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे, अपनी एनर्जी को तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। तो यही है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। तो वो खेलों के माध्यम से उस शक्ति को बाहर निकालते हैं। यस,
ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब पकड़ लोगे धीरे धीरे बातों को। ओके, चलते हैं आगे। अभिकथन ए, बच्चे स्कूल में अकादमिक संप्रतियों के अतिरिक्त मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। ये बात सही कह रहा है। ओके, स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्थान है। ये बात भी सही है, पढ़ते तो चले आ रहे हो, द्वितीयक संस्थान है, द्वितीयक संस्थान है। अब कूट आपके पास में है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर सही लग रहा है आपका। अब दूसरा पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये बिल्कुल गलत कह रहा है भाई साहब। ए सही है लेकिन आर चच्चा गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं। ले भाई, ए चच्चा और आर चच्चा दोनों ही गलत हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, मजा आया ना आज की क्लास में? ऐसे ही एंजॉय लो। बढ़ते हैं आगे। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अरे भाई साहब, जो बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, अब उसमें पूछ रहा है आपको इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा या क्या होता है। क्या वह पूर्व ग्रहों का होता है? यस। ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का होगा, कि ये बात भी सही है। आरोही पाठ्यचर्या होगी, स्थानीय सांस्कृतिक एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या होगी। तो क्या होगा मित्रों उसका सही आंसर? मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें आपका पहला भी पूर्व ग्रहों वाला सही होगा, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का भी होगा, और कौन सा होगा मेरे भाइयों? और ये तीसरा वाला भी होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना, मैंने ऊपर टिक कर दिया है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया ना? चलें आगे। ओके, गुड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है? ओके, यस। जिज्ञासा, जिज्ञासा की आंतरिक प्रेरणा होती है, ये बात सही है। समकक्षियों की सराहना करना आंतरिक प्रेरणा होती है क्या ये? शिक्षक की प्रशंसा करना, क्या ये प्रेरणा आंतरिक होती है? भाई बस अंदर ही अंदर ऊपर ऊपर वाले मन से शिक्षक के बारे में प्रशंसा करते रहो, आपको बढ़िया नंबर दे देंगे वो। कि ये बात सही है? नहीं। मैच में ट्रॉफी जीतना, क्या ये आपकी आंतरिक प्रेरणा होगी? नहीं, ये तो बाह्य प्रेरणा होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा होती है जो अपने अंदर से निकलती है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, मजा लो आज के क्वेश्चनों का। चलें फिर आगे। यस। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? अब देखिए, जीन पियाजे महोदय की अवस्थाओं से पूछ लिया है आपसे ये क्वेश्चन। इसका पहला आंसर है, ऑप्शन है वैचारिक क्रिया की अवस्था, कि ये बात सही है। संवेदनात्मक स्थिति की अवस्था, विवेचना रहित विचार की अवस्था, संकल्पनात्मक प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था। तो जीन पियाजे चाचा के महोदय के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में हो जाता है। ओके, यस। चलें आगे। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखना चाहिए? देखो क्या क्या खतरनाक बना दिया इसको। भाई बच्चा सामाजिक भी है, निर्माणवादी भी है, सिद्धांतवादी भी है। इन बच्चों को किस तरीके से देखना चाहिए? एक कोरी पट्टी के द्वारा बिल्कुल कुछ नहीं आता बच्चों को, इस तरीके से देखना चाहिए। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं को बच्चों को तुम सिखाओ, वो कुछ भी ना सीखे, क्या इस तरीके से होगा? ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली या प्राणी के द्वारा। वाह, बहुत प्यारा है, ये इसका राइट आंसर लग रहा है मुझे तो। क्या लघु वयस्क, क्या छोटे वयस्क के द्वारा समझना चाहिए? नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के द्वारा, वो सक्रियता के तौर पे सीखें। ठीक है, अब देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए ग्राम ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के द्वारा। यस। चलें आगे।
समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। अब भाई साहब समावेशी शिक्षा किसका समर्थन करती है? क्या भाई साहब वो असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान, अरे बच्चा खेल नहीं पा रहा है, असमर्थ बच्चा है कि उसके लिए अलग से खेल खेल का मैदान बनवाओगे स्कूल में? असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय प्रणाली या समय सारणी बनाओगे? क्या ये बात सही है? असमर्थ बालकों को असमर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालय में अलग कक्ष बनाना, बहुत बढ़िया, अलग से पढ़ा दो उनको भाई साहब, हैं? ये काम कर दो आपकी, ये बात सही है। तो मेरे बंधुओं इसका सही आंसर होगा असमर्थ बच्चों या बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देना, एक साथ पढ़ाना, एक साथ लिखाना, एक साथ खिलाना, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, एंजॉय लो आज के क्वेश्चन होगा, आगे चलें। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अरे भाई साहब शीर्षगामी सिद्धांत किसका प्रतिपादित करता है? विकास सिर से पैर तक होता है, क्या इस बात का करता है? विकास केंद्र से छोरों तक होता है, क्या इस बात का करता है? विकास पैर से सिर के ऊपर में होता है, क्या नीचे से ऊपर जाता है? विकास छोरों से केंद्र की ओर आता है, कि आपकी उंगलियों से लेकर के आपके बीच छाती तक आएगा, कि ये बात सही है? नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विकास आपके सिर से लेकर पांव तक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यस, मजा आया? चलें आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का अभिभाव और विकास होता है उसमें से प्रमुख नहीं है। क्या प्रमुख नहीं है भाई साहब? अब देखो, क्या अनुकरण नहीं है, स्पर्धा नहीं है, परिपक्वता नहीं है, या खेल नहीं है? तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, सोचो सोचो क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे मेरे भाइयों, इसका सही आंसर होगा परिपक्वता। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। भाई साहब आपका टेस्ट चल रहा है, ये एवरीडे टेस्ट ले रहा हूँ सीडीपी का, हल्के में मत लेना इस टेस्ट को। अभी अभी तक जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा है इन टेस्टों को लगा के चले जाओ, आप पेपर में 100% पास होके आओगे सीडीपी के अंदर में, 30 में से 28-29 नंबर लेके आओगे, गारंटी है मेरी। चलो ओके, पढ़ें आगे। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है, ठीक है? अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को समस्या का समाधान करते समय ध्यान रखे। ऑप्शन नंबर 1, क्या समस्या के महत्व को? ऑप्शन नंबर 2, अव्यवस्थित तथ्यों की मूल्यांकन करने का। अब ये लंबा सा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये ठीक होगा आंसर, नहीं, तथ्यों को असंगठित करने का, उपरोक्त सभी, आधे तो इसमें उपरोक्त सभी मारेंगे। अब इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई क्रिएटिव बच्चों, मेरे मास्टरनियों, होनहार मेरे मास्टरों, शिक्षकों, सीटेट के टॉपरों, बताओ। भाई साहब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समस्या के महत्व का। ओके, समझ में आ गया ना? चलें बढ़े आगे। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलते हैं अब आगे। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचनात्मक करते हुए एक तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों को नैतिकता का आधार है। क्या भैया ये न्याय व देखभाल होगा, देखभाल व न्याय होगा, त्याग या भलाई होगा? ये मलाई लग रहा है लेकिन ये भलाई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या ऑप्शन नंबर लास्ट मलाई या त्याग होगा? मलाई नहीं है, ये भलाई है। तो इसका सही आंसर होगा, ओके, राइट आंसर होगा इसका भलाई व त्याग। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया हूं भलाई व त्याग। यस, आगे चलें। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? ध्यान रखना क्या पूछ रहा है ये, शिक्षा के क्रियाशील सिद्धांत का। शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही कह रहा है। क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाएंगे, कि ये बात सही है? क्या उपरोक्त सही? आधे तो इसमें आधे
तो इसमें उपरोक्त सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर 4। परंतु इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए? ये तो सारे मास्टर करते हैं, है ना? ये सही लग रहा होगा। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। छात्रों को रट्टा लगवाना चाहिए, तुम रट्टा मार के आना बेटा कल से गद्यांश को, ये बात सही कह रहे हैं। छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। भाई साहब आधे इसको उत्तर मारेंगे, पता है मुझे, परंतु इसका सही आंसर है, पॉजिटिव वे में सोचोगे देखोगे तो, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, मजा आया आज के क्वेश्चनों में? चलें आगे। चलो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? चलो भाई साहब, कल भी आपने ये पढ़ा था, ये आपको डेली मिलेगा आपके सेट में अब, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, बहुत बढ़िया, सिर्फ लिखावट की जांच कर लो और कुछ मत करो, है ना। छात्रों की अभिरुचि की जांच कर लेना, क्या है उनकी अभिरुचि, क्या खेलने में है, पढ़ने में है, क्या ये सही होगा। छात्रों की संगठनात्मक क्षमताओं की जांच करना, बहुत बढ़िया, एक संगठन बनवा दो, उनकी जांच करते रहो। छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना, भाई साहब ये सबसे ऑथेंटिक लग रहा है। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से यही होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। पढ़ा जाए आगे। एंजॉय लो आज के क्वेश्चनों का, और लाइक सब्सक्राइब पक्का करना, देखना नहीं तो पाप चढ़ जाएगा। ओके, बढ़े आगे। कक्षा में विद्यार्थियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक होंगे? इसमें कक्षा में विजेता या हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, ये बात सही है, ठीक लग रही है भाई साहब। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित कर देते हैं, ये बात भी सही लग रही है मित्रों, ये बात भी सही है इसकी। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिल जाता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। वाह मेरे शेर वाह, बहुत बढ़िया। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढलने के लिए तैयार किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, उनको अभी से ढाल दो। तो मेरे मित्रों, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझ लेना। कक्षा में विद्यार्थियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? ये सारे के सारे प्रभाव हानिकारक हैं। ये आपको स्कूल में पढ़ते पढ़ाते समय कभी भी नहीं करना है। सुन रहे हो मेरे अध्यापक अध्यापिकाओं? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलें आगे। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्र से पूछा कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगी तथा मीरा ने उत्तर बताते हुए बोला कि प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्र किस प्रकार का चिंतन कर रहा है या कर रही है? क्या वह क्रिएटिव चिंतन कर रहा है? क्या वह अभिसारी चिंतन कर रहा है? क्या वह अपसारी चिंतन कर रहा है? क्या आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है? तो बताओ मेरे मित्रों, शेर शेरनियों, मास्टर मास्टरनियों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर होगा वह अभिसारी चिंतन कर रही है, कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पे होता है 2 नंबर समाप्त। अब कल आपका आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप यू आप लोगों ने काफी इंजॉय लिया होगा। आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इन प्रैक्टिस सेटों को लगा लेना, आपका सीटेट का बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू आपको ये सेट काफी अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ अपने सर के लिए एक लाइक, एक गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है मेरे मित्रों? तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें अपने सर के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर फॉर लव यू ऑल ऑफ यू।